हरि ओम। शुभ मध्याह्नं। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। नॉलेज नेशन समूह के सभी सदस्यों को रामदेव का सादर नमस्ते। मित्रों, आपके पास कक्षाएं मतलब चर्चा तो बहुत कम हो पाई है और चर्चा नहीं होने के पीछे कारण कुछ हैं। मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से नियमित उपस्थित नहीं हो पाता हूं, किंतु मुझे पता है कि आज शनिवार है, तो आज मुझे कुछ इतना बताना आवश्यक है जिससे कि कल जो हमने चर्चा आज तक की है या आज तक जो करेंगे उसका परीक्षण रूप कुछ देखा जाए कि वस्तुतः केवल हम बोलते ही हैं या आप हमारे बोलने के साथ साथ सुनते और ग्रहण करते हैं। तो हम बात कर रहे थे व्याकरण में स्वरों की, और जैसा कि पूर्व में बताया मैंने, वर्ण मुख्यतया दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के लिए बताया स्वयमेव राजन्ते इति स्वरः। माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्र स्वरों के लिए हैं, जिन्हें आप संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं अच। अच में मैंने 3-4 प्रत्याहार बताए थे। अच बताया था, अक बताया था, अण बताया था, एच बताया था और एच भी बताया था, और मैंने आपको एक प्रत्याहार भी बताया था। तो इस प्रकार, और अब मैंने आपको गत चर्चा में माहेश्वर सूत्र स्मरण कैसे रखें इस विषय में भी थोड़ा आपको अपना विचार व्यक्त किया, और शायद आप विचारों से सहमत होंगे तो आपने याद कर लिया होगा। और परीक्षा में कल अगर परीक्षण कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे तो कदाचित उनमें माहेश्वर सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, तो कृपया ध्यान रखिएगा। और अब अपन बात करते हैं व्यंजन। स्वरों को मैंने बता दिया आपको, अब बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन आपको पता है माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभ होता है हाय व्रट लण यमंगणनम जभ घटधश जब गड़दश खफ छठ चट तब कपय शश सर हल। इस प्रकार आप व्यंजनों को संक्षिप्त रूप में हल भी कह सकते हैं। हाय व्रट के ह से लेके और कपय शश सर हल, हल के ल को लेंगे तो हल प्रत्याहार बनेगा, और इसमें भी कई प्रत्याहार बनेंगे। तो प्रत्याहार के विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संक्षिप्तीकरणम एवं प्रत्याहार, तो वर्णों को संक्षिप्त रूप में बोलना ही प्रत्याहार है। और प्रत्याहार निर्माण के लिए ही इस 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण हैं वो प्रत्याहार निर्माण करते हैं। तो अपन व्यंजन की बात करें, क्योंकि व्यंजन आपको पता है 33 यानी 33 होते हैं, और उनमें सर्वप्रथम, हालांकि महामुनि पाणिनि ने तो अपने सूत्रों में जो व्यवस्था दी है वो पहले अंतस्थ वर्ण, फिर पंचम, फिर चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण, और फिर ऊष्म वर्णों को व्यवस्थित किया है। किंतु मैं आपको यहाँ
अपने क्रम जो क्रमशः जो अपने यहाँ चलता है उससे प्रारंभ करता हूं। व्यंजनों को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। अब आप देखिएगा, एक सूत्र आता है कादयो मावसानः स्पर्शाः। सूत्र पुनः सुनिएगा, कादयो मावसानः स्पर्शः। कादयो यानी क आदि, क जो प्रारंभ है, और मावसाना, म पर जो अवसान होता है। अवसान का मतलब समाप्त होना। आप कई बार सुनते हैं सत्रावसान हो गया, या कोई आत्मा जब अपना भौतिक शरीर त्यागती है तो अपन कहते हैं कि देहावसान हो गया। तो अवसान का मतलब समाप्ति। तो क से लेके म पर्यंत जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण हैं, और इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क ख ग घ ङ क वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न ये त वर्ग, प फ ब भ म ये प वर्ग। तो कु चू टू तू पू आप कह सकते हैं। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कैसे बोल रहे हैं, किंतु ये जो कु चू टू तू पू, ये अंत में जो ऊ जो ध्वनि आ रही है वो इत्संज्ञक है, और इसीलिए इन 25 वर्णों को उदित वर्ण भी कहते हैं, है ना। उत, यहाँ जो क के बाद में उत जो लगता है वो इत्संज्ञक है, और उत प्लस इत, तो यहाँ पे त को द बन गया तो उदित हो गया। तो इन्हें आप उदित वर्ण कहेंगे, और ये स्पर्श है। अब ये स्पर्श क्यों है? क्योंकि सामान्यतया आप कहेंगे, आपको पूछा जाए कि वर्णों का उच्चारण, तो हम लोग कहेंगे कि वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, और कहां से होगा? लेकिन नहीं, मुख से तो होता ही है, किंतु मुख के अंदर जब वर्णोच्चारण होता है, जब, क्योंकि कोई भी वर्ण जब निष्पत्ति अवस्था में आता है तब उसको हम वर्ण उच्चारण कह सकते हैं, या वर्ण का जन्म कह सकते हैं। तो मुख के जिन विभिन्न भागों से वर्ण का उच्चारण होता है या वर्ण उत्पत्ति होती है, वर्णों की उत्पत्ति होती है, वही भाग उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। और जब जीभ जब मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श का मतलब छूना, हम किसी चीज का स्पर्श करते हैं तो स्पर्श का मतलब छूना, या उसको आप, जिसको आप कहते हैं टच करना। तो जिह्वा जो है, जिस भाग को स्पर्श करते हुए जिस वर्ण का उच्चारण करती है, वर्ण की उत्पत्ति करती है, वही उच्चारण स्थान कहलाता है, और इसीलिए इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग का दंत्य है, और प वर्ग का ओष्ठ है। तो इस प्रकार आप 25 वर्ण ये व्यंजन है, और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अंतःस्थ वर्ण है ना, इनके लिए भी सूत्र आता है यणो अंतस्थाः। यण, अब मैंने कहा प्रत्याहार बनाना है। यण, तो जो हयव्रट लण,
जो चलता है। तो लण का जो णकार है इत संज्ञक है। और हयव्रत में भी मैंने कहा था कि जो यहाँ ह है वो अक्षर व्यंजन मूल नहीं है, अपितु एक प्रत्याहार निर्माण के उद्देश्य से यहाँ प्रयुक्त है। तो ह को छोड़ दिया जाए तो य व र ल, लण का ल और हयव्रत का य व र। तो ये चारों वर्ण जो है वो अंतस्थ कहते हैं, यणो अंतस्था। तो ये जो यण प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण आते हैं इन्हें आप यण कहेंगे। और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे कि यण जो है वो अंतस्थ वर्ण होते हैं। तत्पश्चात वर्ण आते हैं ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण ये भी चार होते हैं। आपने अंतिम जो सूत्र हैं श श सर हल, यहाँ पे श श स और ह ये चारों ऊष्म वर्ण हैं। और श श सर का श, हल का जो इत संज्ञक वर्ण है वो ल। तो ये बन गया शल प्रत्याहार। तो शल ऊष्माणाम, शल वर्ण जो है वो ऊष्म कहलाते हैं। तो 25 4 4, 25 धन 4 29, 29 धन 4 33, पंचविंशति वर्णः स्पर्शः। तदनंतर वर्ण चतुष्टयम अंतस्थम, वर्ण चतुष्टयम ऊष्म। इनको आप जब जोड़ेंगे तो त्रित्रिंशत् 33 वर्ण आते हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि साहब हम तो हिंदी में क्षत्रज्ञ भी बोलते हैं, तो ये तीनों वर्ण जो है वो संयुक्त व्यंजन है, इन्हें हम मूल व्यंजनों में सम्मिलित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जिन दो वर्णों के योग से बनते हैं वो दो वर्ण स्वतः ही 33 व्यंजनों में समाविष्ट हैं। जैसे क्ष, तो क धन श, हलंत क धन श, श आप समझ गए होंगे मूर्धा बराबर क्ष। उसी प्रकार हलंत ज धन य बराबर ज्ञ ज्ञ, और हलंत त धन र बराबर त्र। इस प्रकार के तीन ही नहीं कई बन सकते हैं, जैसे श्र है, त्र है, ट्र है ना, प्र है। तो ये सारे संयुक्त वर्ण बन सकते हैं, तीन ही नहीं कई बन सकते हैं। इसलिए इनको मूल व्यंजन क्रम में परिगणित नहीं किया गया है और ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये 33 होंगे। अब आप अंतःस्थ और ऊष्म में भी समझें। जैसे अपन अगर बात करें अंतःस्थ, तो कुछ वर्ण होते हैं जिनका आप उच्चारण करते समय देखो, जैसे आप प वर्ग को ले लो उदाहरण के लिए। आप जब ये अक्षर बोलते हैं तो यूं लगता है कि आप मुंह से, अपने मुख से कुछ क्षेप हो रहा है, कुछ आप फेंक रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, अर्थात आप वायु जो श्वास है वो आपका कहां, मुख से बाहर आप निस्सरित कर रहे हैं। तो ये स्पर्श हो गए। किंतु वहीं अंतःस्थ आप बोलें य, र, ल, व, इनसे मुख के बाहर कुछ भी वायु नहीं गई, यानी ये वर्ण मुख के अंदर स्थित रहते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा। इसी प्रकार ऊष्म वर्ण, ऊष्म का मतलब होता है, आप ऊष्मा आपने शब्द सुना होगा, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, शक्ति, जिसके आप अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी।
तो ये एनर्जी उत्पन्न होती है इन वर्णों का उच्चारण करते समय, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा है। जैसे आप बोलते हैं श, श, स, ह, आप इनका उच्चारण करते समय एक बार आप एक जांच कीजिए, परीक्षण कीजिए कि आप मुंह के सामने, जैसा अभी तो कोरोना चल रहा है और हम कहते हैं साहब खांसी के समय आदि मुंह पे हाथ रखो, तो आप यहां भी परीक्षण करो। जब आप ये वर्ण बोलते हो तो इनसे जब आप बोलते हो श, स या श या ह बोलते हो तो आपके मुख से बहुत वायु बाहर आती है, यानी कि आपको इनको बोलने में शक्ति व्यय करनी पड़ती है, आपकी ऊर्जा व्यय होती है, इसलिए इनको आप ऊष्म वर्ण कह सकते हैं। तो ये हुए वर्ण। अब अपन सामान्यतः आपने समझ लिया स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म, ये आपके हो गए हल वर्ण, और ये हमने स्वर और व्यंजन पे चर्चा की। अब कल तो हो सकता है अपन जैसा कि निर्देश भी है और संभवतः आप लोगों ने बहुत अच्छी एक कह सकते हैं कि एक परंपरा के लिए आपने कहा है कि केवल पढ़ने पढ़ाने से नहीं, परीक्षा भी एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हम हमारा मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। तो आपने प्रत्येक रविवार को जो आप सप्ताह पर्यंत पढ़ते हैं सोमवार से शनिवार तक, उसका कुछ प्रश्नोत्तरी होना चाहिए। तो इसके लिए कल हम हो सकता है कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तावत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। हरि ओम। श्री गुरुवे नमः।